अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9वीं जमात का उर्दू और हमारा मौजू है शमीम अहमद शमीम का लिखा खाका, जो उन्होंने अपने एक रफ़ीक रहनुमा अज़ीज़ तरीन दोस्त के लिए लिखा है, यानी अब्दुल कादिर दीवान के लिए, और जिसका नाम है दीवान मरहूम की याद में। जैसा कि हमने कल पढ़ा कि ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। जैसा कि पहले हिस्से में मौत की हकीकत को समझाया गया है कि किस तरह ये मौत दायमी है और किसी के मरने से इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई खला यानी कोई खाली जगह नहीं होती। और दूसरे हिस्से में अब्दुल कादिर दीवान के ख़ानदान, उनके आदत और इखलाक के बारे में ज़िक्र किया है कि अब्दुल कादिर दीवान कौन थे। तो हम पढ़ रहे हैं पहला हिस्सा, मौत की हकीकत। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि 6 साल कबल आज ही के दिन 5 मई, जब मुझे मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त, हम सफ़र और हमदम रफ़ीक और रहनुमा अब्दुल कादिर दीवान की मर्ग नागहानी की खबर मिली, तो मैं सहम कर रह गया। यानी 6 साल बाद ये लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि शमीम अहमद शमीम की 5 मई का दिन था, जब मुझे मेरे अज़ीज़ तरीन दोस्त, हम सफ़र और रफ़ीक अब्दुल कादिर दीवान के मर्ग नागहानी यानी अचानक मौत की खबर मिली, तो मैं सहम कर रह गया, यानी मैं खौफज़दा हो गया। उस दिन दीवान साहब शुपियान से श्रीनगर आने का वादा कर गए थे। वो वादे के बड़े पाबंद थे। यानी उस दिन उन्होंने शमीम साहब से श्रीनगर आने का वादा किया था और शमीम साहब को यकीन था कि वो वादे के बड़े पाबंद हैं, वो कभी वादा नहीं तोड़ते। जब खुद ना आ सके तो अपने मौत की खबर भेज दी। इसलिए शमीम साहब लिखते हैं कि अगर वो खुद ना आ सके लेकिन अपने मौत की खबर तो उसने भेज ही दी, क्योंकि वो वादे के पक्के थे। उनकी मौत में भी ज़िंदगी की शान थी। वो अपने कारोबार के सिलसिले में 3-4 माह तक दिल्ली में क़याम करने के बाद उसी हफ्ते घर लौटे थे। यानी उसके जो मौत हुई उसमें भी उसकी ज़िंदगी की शान जैसी थी। वो अपने कारोबार के सिलसिले में दिल्ली चले गए थे, जहां वो 3-4 माह रहे और फिर उसी हफ्ते घर लौटे थे। उनकी गैर हाज़िरी के दौरान उनके एक अजीज़ रहलत फरमा गए थे। जब वो दिल्ली में थे तो उस दौरान उसके एक अजीज़ दोस्त की मौत हुई थी और दीवान साहब मरहूम के घर ताज़ियत पुरसी के लिए जा रहे थे। और उस दिन दीवान साहब अपने उस दोस्त के घर, जो उनकी दिल्ली में होते हुए फोत हो गए थे, तो उनके घर ताज़ियत पुरसी के लिए जा रहे थे कि खुद मरहूम हो गए और खुद भी मर गए। शुपियान से 4 मील दूर रत्नीपुर के करीब उन पर बिजली गिर पड़ी। यानी वो शुपियन से 4 मील दूर रत्नीपुर पहुँचे तो उन पर बिजली गिर पड़ी और वो अपने घोड़े समेत वहीं ढेर हो गए। तो चूँकि वो घोड़े पर सवार थे, वो और उसका जो घोड़ा है उस बिजली के जद में आ गए और वहीं पे यानी फोत हो गए। मैं उनकी आमद का इंतज़ार करता रहा और वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। दीवान साहब लिखते हैं कि मैं उनके आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो चुके थे। दीवान साहब की मौत से पहले भी मुझे मौत की बेरुखी, बेमुरावती और बेरुखी का कुछ अंदाज़ा था। यानी दीवान साहब की मौत से पहले भी इसने मौतें देखी थी और इसको पता चल गया था शमीम साहब को, ये जो मौत है ये बेलिहाज है, यानी इसको किसी का लिहाज नहीं है, ये बेवक़्त आती है और इंसान की रूह कब्ज़ करके जाती है। 16 साल की उम्र में मैंने बाप की मौत का सदमा उठाया था। यानी शमीम साहब जब 16 साल के थे तब इसने अपने बाप की मौत का सदमा उठाया था और फिर चंद साल बाद ही अपने बड़े भाई का गम, और फिर कुछ ही साल बाद बाप की मौत के कुछ ही साल बाद इसके भाई भी इस दुनिया से चले गए थे। लेकिन वालिद साहब एक तवील बीमारी के बाद इंतकाल कर गए थे, इसलिए मेरा जहन रफ्ता रफ्ता उनकी जुदाई के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसके जो वालिद साहब थे वो काफ़ी अरसा बीमार रहे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शमीम साहब इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि अब मेरे बाप को इस दुनिया से जाना है। भाई जान की मौत मुझसे बहुत दूर मुजफ्फराबाद में वाक़या हुई थी और उसकी इत्तला भी हम तक बहुत दिनों में पहुंची, और इनके जो भाई थे उनकी मौत मुजफ्फराबाद में हो गई थी, तो उसके मरने की खबर इन तक बहुत देर बाद पहुंची थी। इसलिए इस गम ने सिर्फ मेरी रूह को झंझोड़ कर रख दिया था। इसलिए चूँकि बहुत देर बाद खबर पहुंची थी तो इसलिए इसकी रूह को तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मेरे रख दिया, घायल नहीं किया। लेकिन दीवान साहब की इंतहाई गैर मुतवक्का और बेवक़्त मौत ने ज़िंदगी पर मेरे एतबार की बुनियादें हिला कर रख दी। लेकिन दीवान साहब की जो अचानक मौत हुई तो इससे
शमीम साहब को बहुत सदमा पहुंचा, क्योंकि इसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से दीवान साहब की मौत अचानक हो जाएगी। इनकी मौत के बाद अब मौत का कोई हादसा मुझे बेवक़्त या गैर मुतवक्का नहीं लगता। शमीम साहब लिखते हैं कि जब दीवान साहब की मौत हुई तो उसके बाद अब चाहे कोई भी मर जाए, कोई भी हादसा हो जाए, तो मुझे गैर मुतवक्का नहीं लगता, क्योंकि गैर मुतवक्का मेरे लिए सिर्फ दीवान साहब की मौत थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अचानक फोत हो जाएंगे। अगर दीवान साहब मर सकते हैं तो फिर कोई भी मर सकता है, यानी अगर दीवान, इसको उम्मीद नहीं थी कि दीवान साहब मर जाएंगे, तो अगर दीवान साहब मर सकता है तो कोई भी मर सकता है। यानी अब मैं इस बात के लिए, इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने अपने जहन में यह फैसला कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं उन्हें कभी नहीं बुला सकूँगा। तो यानी दीवान साहब, इसको शमीम साहब को ख्याल था कि इसने अपने जहन में ये फैसला किया था कि मैं अपने दोस्त दीवान साहब को कभी नहीं बुलाऊँगा और ना ही कभी बुला पाऊँगा। उनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में जो खला पैदा हो गया वो कभी पूरा नहीं हो सकेगा, और उसकी मौत की वजह से इसकी जगह में, इसकी ज़िंदगी में जो जगह खाली हो गई थी, इसे ख्याल था कि वो जगह अब कभी पूरी नहीं होगी, वो कभी नहीं भर पाएगी। मैंने सोचा था कि ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ उनकी याद कमज़ोर पड़ने की बजाय ज़्यादा शदीद हो जाएगी। शमीम साहब को यकीन था कि वक़्त गुजरने के साथ साथ जो दीवान साहब की मौत का असर है वो ज़्यादा मुझ पर असरअंदाज हो जाएगा, बल्कि कम नहीं होगा, और ज़िंदगी के हर अहम और नाजुक मोड़ पर वो अपनी याद दिलाते रहेंगे। इसे ख्याल था कि चाहे मेरी ज़िंदगी में खुशी हो या गम, हर मोड़ पर मुझे उसकी याद आती रहेगी। मैंने शऊरी तौर पर उनकी याद को ताज़ा रखने का एहतमाम किया था, और शऊरी तौर पर इसने उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए मैंने अपने लिखने की मेज़ पर उनकी एक फ्रेम शुदा तस्वीर सजा दी थी। जिस मेज़ पर ये लिखते थे उस मेज़ पर इसने फ्रेम शुदा उसकी एक तस्वीर सजा कर रख दी थी, ताकि मैं उसे कभी बुला ना पाऊँ। और मैं हर साल 5 मई को आईना में उनके मुतालिक अपने तसुरात कलमबंद करता रहा, और इस 5 मई के बाद हर साल उस दिन, यानी जब उसकी बरसी होती थी, जो उनके मौत का दिन था, उस दिन ये आईना में ये कुछ न कुछ उनके बारे में लिखते थे। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वक़्त का बेरहम काफ़िला यादों की पगडंडी पर गरज की इतनी तह जमा देगा कि बहुत सी जानी पहचाने सूरतें भी अजनबी नज़र आने लगेंगी। लेकिन शमीम साहब लिखते हैं कि मुझे इस बात का कतई कोई ख्याल नहीं था कि ऐसा भी होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी यादें हैं मेरे जहन में, वो धुंधली हो जाएंगी। उन पर वक़्त इतनी धूल जमा देगा कि उनको याद करना मुश्किल हो जाएगा। दीवान साहब की तस्वीर आज भी मेरे मेज़ की ज़ीनत है, लेकिन कुछ अरसा पहले ये तस्वीर बोलती थी, अब खामोश हो गई है। यानी लिखते हैं कि दीवान साहब की जो तस्वीर है वो आज भी मेरे मेज़ की ज़ीनत बनी हुई है, यानी आज भी मेरे मेज़ पर सजी हुई है। लेकिन कुछ साल पहले वो जो उसकी तस्वीर थी, मुझे लगता था वो मेरे साथ बातें करता है, लेकिन अब लग रहा है कि वो खामोश हो गई है। उनकी याद अब भी मेरे सीने में महफूज है, लेकिन बहुत सी यादों का एक हिस्सा बनकर ये अपनी शख्सियत खो गई है। यानी मेरे सीने में और भी बहुत सारी यादें हैं, उन्हीं यादों के साथ ये भी एक याद बनकर रह गई है, और उनकी जो शख्सियत है वो कहीं खो गई है। यानी उसकी यादों की जो जो मेरे लिए कुछ खास होनी चाहिए, लेकिन अब उनकी वो खासी अहमियत नहीं रह गई है। अब मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो एक अजनबीपन का एहसास होता है, जैसे मैं किसी दूसरे के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अब जब शमीम साहब लिखते हैं कि अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लगता है कि मैं किसी गैर के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए जो मेरे दिल में जो एहसास था, अब वो एहसास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वक़्त के बेमरग हाथों ने मेरी ज़िंदगी का सबसे बेशकीमत सरमाया लूटना शुरू कर दिया है, और मैं इस जुर्म का इकबाल करता हूँ। यानी शमीम साहब लिखते हैं कि मैं इस जुर्म का इकबाल करता हूँ, यानी मैंने ये जुर्म किया है कि मेरी ज़िंदगी में अब उसकी यानी अब मेरी ज़िंदगी में जो उसकी कीमत थी, यानी वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया था, लेकिन अब उस सरमाया जो है वो लुट चुका है। वो अब मेरे सीने में उस तरह महफूज तो है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए, कि मैं एक खामोश तमाशाई की हिस्सत से ये गारत गरी देख रहा हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर शमीम साहब लिखते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी जो यादें हैं वो मेरी ज़िंदगी से लुट रही है। अभी दीवान साहब को हमसे जुदा हुए सिर्फ 6 साल गुजरे हैं, लेकिन आज उनकी छठी बरसी पर उनकी याद मनाने के लिए मुझे कई बार अपने आप को याद दिलाना पड़ा। अभी 6 ही साल हुए हैं कि दीवान साहब इस दुनिया से चले गए, और मुझे उनकी इस छठी बरसी को याद रखने के लिए
خود کو بار بار یاد دلانا پڑا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، یعنی اس طرح سے میں شاید اسے بلا چکا ہوں۔ پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول گیا تھا، میرے دوست احباب بھی میرے ساتھ یہی کریں گے، یہ سوچ کر لرز جاتا ہوں۔ تو یہ لکھتے ہیں شمیم صاحب کہ پچھلے سال تو میں ان کا تذکرہ کرنا بھی بھول ہی گیا تھا، اور مجھے یہی غم کھائی جا رہا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو میرے دوست احباب بھی مجھے اسی طرح سے بھول جائیں گے، اور یہ سوچ کر میں لرز جاتا ہوں۔ تو یہ تھا پہلا حصہ، تو انشاءاللہ کل اگلے حصے میں ہم عبدالقادر دیوان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون تھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔